अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 11। ये देखें, ये वही वाला रिजल्ट है ना जो पिछले लेक्चर में पूछा गया था कि आप ये प्रूव करें कि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू डेल टाइम्स डेल डॉट एफ माइनस डेल स्केयर एफ। जहां पे आपके पास ये जो है ये वेक्टर ऑपरेटर है और ये जो आपके पास है स्केलर ऑपरेटर है। ये क्योंकि डेल ऑपरेटर वेक्टर ऑपरेटर है, ये इस तरह से लिखा जाता है। बेशक आपने पहले किसी और स्टाइल से देखा हुआ है, लेकिन ये वही वाली चीज है जो समेशन होती है 1 1 2 2 3 3, यानी करली बाय करली x1 e1 प्लस करली बाय करली x2 e2 प्लस करली बाय करली x3 e3। और अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में या ब्रैकेट की शक्ल में जो वेक्टर लिखते हैं तो पहला कंपोनेंट करली बाय करली x1, दूसरा करली बाय करली x2, तीसरा करली बाय करली x3 और i1 2 3 है। उसके बाद डेल का डेल से ही डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो एक इस तरह से लिख लें और दूसरा इस तरह से लिख लें। ये देख लें, मैं बार बार कहता हूं, तवज्जो से सुना करें इस बात को, इंडिसेस डिफरेंट लिया करें ताकि शक ना पड़े। यहाँ पे तो आपके पास समेशन होगी, अगर इसको भी आई ले लिया तो इस वाले आई की कोई समेशन नहीं होगी, इसलिए अवॉइड करें और इंडिसेस डिफरेंट लें। अब ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा क्योंकि यहाँ पे देख लें, ई आई डॉट ई जे जो आपके पास होता है, डेल्टा ई जे होता है, ये आप पहले लेक्चर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। और जब ये सिचुएशन हो जाती है तो आपको पता है जब जे आई के बराबर होगा तो क्या होगा, क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा। तो इस जे को जब आई करेंगे तो अब ये आपके पास वही है जिसको आप कहते हैं लेप्लासियन ऑपरेटर, यानी कि ये वाला करली स्केयर बाय करली x1 स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली x2 स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली x3 स्केयर, जो कि इस तरह से भी लिखा गया है, इस तरह से भी लिखा गया। ठीक है जी। तो अब आप कहेंगे जी यहाँ पे करली स्केयर बाय करली एक्स आई स्केयर क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए इस तरह से लिखा है ताकि पता लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास समेशन है। ठीक है जी, समेशन है। तो उसके बाद बेशक इसको आप लिख लें एक बार, करली स्केयर बाय करली x1 इंटू करली x1, उसके बाद ये स्टेप ले लें। तो ये आपके पास है लेप्लासियन ऑपरेटर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब आपने करना है जी इसको प्रूव। अब आप देख लीजिएगा, बाहर लगता है ये मुश्किल है लेकिन ये आसान होगा। पहले आप डिटर्मिनेंट बनाते थे, उसके बाद फिर एक और डिटर्मिनेंट बनाते थे, फिर लगे रहते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको इस तरह से लिखना है। और मैंने क्या तरीका बताया था, मैंने कहा था कि ये लेफ्ट हैंड साइड का जो वेक्टर है, प्रूव करें इसका जो ith कंपोनेंट है वो राइट हैंड साइड के वेक्टर के ith कंपोनेंट के बराबर है, तो बात बन जाएगी। अब इसका ith कंपोनेंट इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास आई है ना वो तो यहाँ पर आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें, जे और जे पे समेशन है, के और के पे समेशन है, के और के पे समेशन है, जे और जे पे समेशन है। ये देखिए, के और के पे समेशन है, जे और जे पे समेशन है, बस क्या गया आई। एक तो ये तरीका है। दूसरा, यहाँ पे आपके पास जो दूसरा वाला है, पहले वेक्टर का जेथ कंपोनेंट, और ये वाला जो आपके पास है दूसरे वेक्टर का केथ कंपोनेंट। ये तो मैं इस तरह से बोलूं जैसे आपको सारा दिमाग में है, और होना भी चाहिए क्योंकि आपने ये फर्स्ट लेक्चर में किया था। अगर दिमाग से थोड़ा सा निकला भी हुआ है ना तो अगली स्लाइड पे डिटेल है, आए वहां चलते हैं। ये देखें, इसका तो पता है ना, इससे तो लेक्स लेक है ना, ए क्रॉस बी को लिखा हुआ है डब्ल्यू आई ए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट ही होता है। डब्ल्यू के ई के कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये डब्ल्यू साहब है। अब यहां पे देखें, ए क्रॉस बी को आप लिखते हैं एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के ई आई। वही मैंने कहा था, ये जो आई होता है ये आपने कंपोनेंट शो कर रहा होता है। ये आपके पास जो होता है पहला वेक्टर उसका जेथ कंपोनेंट, और ये जो के होता है दूसरा वेक्टर उसका केथ कंपोनेंट। अब जब ये भी ith कंपोनेंट है और ये भी ith कंपोनेंट है, क्योंकि साथ जो बेसिस वेक्टर है उसका इंडेक्स आई है, तो डब्ल्यू आई साहब इसके बराबर होंगे। ये देख लें, यहां से डब्ल्यू आई विच इज दिस वन, और एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के इसके बराबर हो गया। ठीक हो गया। बिल्कुल उसी तरह से यहां पे देख लें, ith कंपोनेंट डेल क्रॉस एफ का लिखा गया। किस तरह, ये देख लें, जैसे ये W था और इसका ith कंपोनेंट जो था इसके बराबर था। अब ये आपके पास जो वेक्टर है इसका ith कंपोनेंट कैसे आएगा, पहले एप्सिलॉन आई जे के विच इज दिस वन, फिर यहां से देखें ए क्रॉस बी का आपने लिखा हुआ था यहाँ पे ith कंपोनेंट कैसे, फर्स्ट वेक्टर का जेथ कंपोनेंट, यहाँ पे ये फर्स्ट वेक्टर है उसका जेथ कंपोनेंट, फिर उसके बाद सेकंड वेक्टर का के कंपोनेंट। तो यहाँ पे देख लें, सेकंड वेक्टर यहाँ पे ये बनता है इसका केथ कंपोनेंट। ये वही फार्मूला है जो पिछली स्लाइड पे भी था। ठीक है जी, और पिछले लेक्चर के एंड में भी तकरीबन बताया हुआ था, तकरीबन एंड में, थोड़ा सा एक दो स्लाइडें पीछे था। तो अब यहाँ पे देख लें, ये आपके पास एक बार लिखा गया तो फिर इजी हो जाएगा। अब इसका केथ कंपोनेंट क्या होगा, जैसे मैंने कहा था ना ये ith कंपोनेंट, तो एप्सिलॉन के साथ जो पहला इंडेक्स है वो i का, इस तरह से अब ये kth कंपोनेंट है। अब जो एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस हुआ है उसके साथ पहला इंडेक्स k, और उसके बाद p क्यों लिखा हुआ है ना, तो पहले वेक्टर का pth कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का qth कंपोनेंट। अब प्लीज फिर ध्यान करें, मैंने यहाँ पे इंडिसेस को रिपीट नहीं किया। j और k पहले यूज हो गए थे इसलिए मैंने यहाँ नहीं यूज किए, i पहले यूज हुआ था मैंने यूज नहीं किया। अब जब ये चीज हो गई तो ये है जी एप्सिलॉन आई जे के विच इज दिस वन, एप्सिलॉन के पी क्यू विच इज दिस वन,
और यहाँ पे देख लें एप्सिलॉन के पी क्यू तो आपके पास अल्टरनेटिंग सिंबल है, या -1 या +1 या 0, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनता है, कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव कांस्टेंट पे वर्क नहीं करता, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आता है, पुरानी चीज आ गई, ये बाहर लिख दिया, ये लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये आपको पता है कि साइक्लिक ऑर्डर में के को पीछे ले जाएं तो इस तरह लिखा जा सकता है। अब ये क्यों लिखा है, इसलिए कि इस पे हमने लगानी है डेल्टा एप्सिलॉन आइडेंटिटी। जो इंडेक्स रिपीट होता है वो यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आई और यहाँ पे पी, यहाँ पे इकट्ठे हैं, यहाँ पे जे, यहाँ पे क्यू इकट्ठे हैं। उसके बाद यहाँ पे पहला वाला और यहाँ पे पहला वाला वहीं के वहीं है, और ये पी और क्यू ये इंटरचेंज हो गए। ये मैंने बड़ा क्विकली बताया क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन आइडेंटिटी आपने पहले कर ली थी, डेल्टा एप्सिलॉन आइडेंटिटी आपने पहले की हुई है, एक चीज। दूसरी चीज, ये सारा तो इसके बराबर हो गया, ये चीज यहाँ पर आ रही है, ये चीज यहाँ पे आ रही है। अब पहला लेक्चर रिकॉल करें, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था डेल्टा आई जे बी जे इज इक्वल टू बी आई, डेल्टा आई जे बी जे इज इक्वल टू बी आई लिखना है तो लिख लें, जिसमें मैंने कहा था कि जे आई के बराबर होगा तो क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा, तो आंसर बी आई आ जाता है। अब आपने क्या करना है, अब ये एक क्रॉनिकल डेल्टा नहीं, यहाँ पे दो हैं, ये दोनों ही इसके ऊपर ऑपरेट होंगे, ये दोनों भी इसके ऊपर ऑपरेट होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, इसको ध्यान से देखें, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे I, क्यों कि जब P इज इक्वल टू आई होगा तो ये क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा, तो समझ लें कि डेल्टा आई पी इसके ऊपर ऑपरेट हुआ है। बस ध्यान इधर दें, इसका और इसका, इस टर्म पे तवज्जो दें और इस पे तवज्जो दें। जब P I के बराबर होगा तो क्रॉनिकल डेल्टा आपके पास नॉन जीरो होगा, तो इस P को I कर दें जो कि यहाँ पे किया हुआ है। अब जरा इस पे तवज्जो दें, यहाँ पे भी देखें, जब आपके पास क्यू जे के बराबर होगा तो ये क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा, तो ये जो क्यू है इसको जे कर दें, ये आ गया, पता लग गया। ये दोनों क्रॉनिकल डेल्टा जब इस पे ऑपरेट हुए तो ये आपके पास आंसर आ गया, माइनस एज इट इज, करली बाय करली एक्स जे एज इट इज। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो था इधर लिखा हुआ है जी पी, यहाँ पे लिखा हुआ है जे, क्योंकि जब पी जे के बराबर होगा तो क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो होगा, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे जे। इसी तरह से यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, क्यू जब आई के बराबर होगा तो ये क्रॉनिकल डेल्टा होगा नॉन जीरो। और ये हर दफा मैंने वही फार्मूला लगाया, डेल्टा आई जे बी जे इक्वल टू बी आई, एट अ टाइम एक ही इंडेक्स पे ऑपरेट करना है। अगर दिमाग में आ रहा है जी इस पे क्यों नहीं किया, तो फिर इस पे कर लें, लेकिन अंदर वाले दो में से फिर किसी एक पे करें, क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा दो है और टर्में यहाँ पे तीन है। अब ये वाली चीज हो गई, तो अब यहाँ पे देख लें, ये तो देखें बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है, लेकिन ये एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है कि ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स को इंटरचेंज किया हुआ है। करली बाय करली एक्स जे अंदर चला गया, ये बाहर आ गया। वैसे ही होता है कि जब मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हो तो ये बराबर होते हैं, यानी कि इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, और आपके केस में तो यहाँ सारी कंटिन्यूटी आ ही रही है, दूसरे वाले फंक्शंस यहाँ पे हैं ही नहीं। अब पहली बात ये क्यों किया है, आता है ना दिमाग में, अच्छा फिर ये रटा लगाना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अच्छा जी, अब के को पहले लगे भाई, आपने जब डेल्टा आइडेंटिटी लगानी है तो ये के आपके पास और ये के सेम होते हैं। अगर दिमाग में आ रहा है ये एंड में लिखे होते हैं तो बेशक इस के को एंड में रखें, इस के को उठा के एंड में ले जाए, फिर भी यही आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि हमने जो प्रूव करना था, मैंने यही कहा था कि आपने ये प्रूव करना है कि ये वाला जो वेक्टर है इसका ith कंपोनेंट इस वाले वेक्टर के ith कंपोनेंट के बराबर है। अब यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो इंडिसेस सेम होते हैं, मतलब कि जब डॉट, इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो इंडिसेस सेम, जैसे यू डॉट वी लिखते हैं आप, यू आई बी आई होता है u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। तो इसी तरह से आप देख लें इंडिसेस सेम है तो ये आपके पास डेल डॉट एफ बनता है, ये वाली चीज, इसलिए ये इधर अटैच कर दिया, ये बाहर चला गया। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, दोनों इंडिसेस सेम है, तो जब दोनों इंडिसेस सेम है तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, ये आप बेशक पिछली स्लाइड पे डबल चेक कर लीजिएगा, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है। अब ध्यान से देखें, ये किसका ith कंपोनेंट है, डेल का। ये किसका ith कंपोनेंट है, डेल का। ये किसका ith कंपोनेंट है, एफ का। तो ओवरऑल देख लें ये ith कंपोनेंट बना है, ये सारे का सारा इस वेक्टर का ith कंपोनेंट बना है, क्योंकि ये तो था स्केलर, ये देख लें, ये है वेक्टर, इसका ith कंपोनेंट ये बनता है, ये तो था स्केलर या स्केलर ऑपरेटर कह लें, लैप्लासियन ऑपरेटर तो आपके पास स्केलर ही होता है, स्केलर ऑपरेटर कह लें। तो ये किसका ith कंपोनेंट था, ये f का था। तो ओवरऑल यहाँ पे देख लें, इसका ith कंपोनेंट ये, इसका ith कंपोनेंट ये, तो ओवरऑल ये देख लें इस सारे वेक्टर का ये ith कंपोनेंट है। तो आपने यहां से स्टार्ट किया था कि इस वेक्टर का ith कंपोनेंट लिया और प्रूव कर दिया कि इस वेक्टर के ith कंपोनेंट के बराबर है। देख लें ये शुरू में आ रहा है, जो मैंने पिछले लेक्चर के एंड में बात की थी, ये शुरू में आ रहा है, ये बाद में नहीं आएगा। और वो जो लॉजिक है ये ऑपरेटर एक्सपेक्ट करेगा, ये बकायदा प्रूव कर दिया, ये ऑपरेटर ही था, यहाँ पे देख, ये ऑपरेटर ही था और उस पर एक्ट कर रहा था, ठीक है जी, किस पे, एफ साहब पे, ये एफ जे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं,
ये लें जी, प्रूव हो गया। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बेशक सारे स्टेप आपको समझ आ गए हों, ये कोर्स तभी मुश्किल होता है जब इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती। वैसे तो कहते हैं मैथमेटिक्स के हर कोर्स में प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन इसमें इंडेक्स नोटेशन इतनी ज़्यादा आ रही है, मैं चाहता हूँ उसके आप आदी हो जाएँ, और अगर आप ये करते हैं ना डिटर्मिनेंट से, तो ये कभी भी एक स्लाइड पे नहीं आना था। पता नहीं कितना हो जाता और वो लंबा हो जाता और वो लेंथी, बेशक गलत ना होता, लेंथी होता। तो शॉर्ट मेथड किया करें और ईज़ी मेथड, और यकीन करें इंडेक्स मेथड ईज़ी है। शायद अभी आपको थोड़ा-सा टफ लगा हो, उसको समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, मज़ा आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आ गया जी ग्रेडियंट्स एंड रिलेटेड ऑपरेटर्स। ये आ गया जी ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। पढ़ते हैं यहाँ से, कहता है कंसिडर अ स्केलर फील्ड फाई ऑफ एक्स। अब ये आपके पास स्पेशल फील्ड है क्योंकि स्मॉल एक्स है, बेशक यहाँ लिखा नहीं हुआ स्मॉल एक्स है, विच इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स। असल में स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री उसका फंक्शन है। अब फाई एक्स कहता है टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, मैस हो सकता है, और डेंसिटी भी आपको पता है मैस ओवर वॉल्यूम, जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो मैस हो सकता है फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। देखना वही वाली चीज जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, टेम्परेचर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, मैस चेंज हो रहा है, तो ये बन जाती है स्केलर फील्ड। अब कहता है ऑपरेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑपरेटर या ग्रेड, या ये वाली चीज इसके ऊपर। तो ये जो चीज आपके पास है, वैसे मैंने यहाँ पे देखें, ये वो नहीं है, उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा कि ये स्पेशल है या मतलब मटेरियल है। ये मैंने टोटल ही सारे का सारे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। हालांकि ग्रेडियंट ऑपरेटर भी देखना पड़ेगा हमें कि ये स्पेशल है या मटेरियल, आगे जाके पता लगेगा। अब कहता है ये जो आपके पास ग्रेडियंट ऑपरेटर है या डेल ऑपरेटर है, जब इस फाई पे एक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस ई आई इज डिफाइंड एज फॉलोस। यही आपने पहले किया हुआ है ना, ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर। पहले बताएं इस शक्ल को दे पिछाने, आपने पहले यहाँ पे आई लिखा होगा, यहाँ पे जे लिखा होगा, यहाँ पे के, बाकी तो वही है ना। होता क्या है, मतलब ये करली बाय करली एक्स वन ई वन होता है, करली बाय करली एक्स टू ई टू होता है, करली बाय करली एक्स थ्री ई थ्री, और उसके बाद फाइव पे ऑपरेट करते हैं। तो ये देख लें, फाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि डेल फाई या ये ज्यादा आसान है। मैं तो कहूंगा जी इसको लिखा करें, ये वन वन जो कि ये वाली टर्म है, प्लस टू टू ये वाली टर्म है, थ्री थ्री ये वाली टर्म, ये समेशन नोटेशन ही है, ये बनता है। अब बताने वाली बात क्या है, बताने वाली बात ये है कि ये जो बेसिस वेक्टर था ये ग्रेडियंट ऑपरेटर का था। ये देख लें आप, इसी लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड को देख लीजिएगा, इसी लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड को भी देख लीजिएगा, करली बाय करली एक्स आई ई आई ऐसे लिखा था डेल को। तो फाई तो देखें यहाँ पे आ गया, या ये कहना चाहिए कि डेल फाई पे ऑपरेट हो रहा है, अपने बेसिस वेक्टर पे नहीं हो रहा। इस चीज को गौर सुन लें, डेल जो है फाइव पे ऑपरेट हो रहा है, अपने बेसिस वेक्टर पे नहीं हो रहा। ये चीज आगे जाके मैंने यूज करनी है, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर तो आपने पढ़ा हुआ था, ग्रेडियंट ऑफ अ टेंसर नहीं आपने पढ़ा हुआ, आ रहा है वो आगे। लेकिन ये कह रहे हैं नोटिस दैट डेल फाइव इज अ वेक्टर फील्ड। डेफिनेटली यहाँ पे देख लें वेक्टर्स इन्वॉल्व है और वेक्टर फील्ड वो है। और वैसी भी बात है कि वेक्टर फील्ड इसलिए भी है कि फाइव आपके पास स्केलर फील्ड थी और स्मॉल एक्स पे डिपेंड कर रहा था, और ये वेक्टर फील्ड होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देख लें डेल फाइव आपके पास वेक्टर फील्ड है, और इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड द ग्रेडियंट और डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फील्ड। ठीक है जी, डेल फाई बेशक आप कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, वो भी ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर वो भी ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड कह लें वो भी ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फील्ड कह लें वो भी ठीक है। और ये वेक्टर फील्ड इसलिए है कि जिस चीज का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो एक फील्ड थी, वो वेरी कर रही थी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो डेल फाई भी वेरी करेगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो ये हो गया वेक्टर फील्ड, ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। अब आता है ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। अब अगर आपको टेंसर्स पहले क्लियर है तो ये देखने में मजा आएगा। अब यहाँ पे टेंसर्स आ गए ना, और यकीन करें अगर मैं कंटिन्यू मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा था और यहीं से स्टार्ट कर लेता, तो शायद मेरा ख्याल है ना कोई वॉच करता इस लेक्चर को, और जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स है पहले दिन ही भाग जाते। तो यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है u इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ द पोजीशन x। ठीक हो गया, द ग्रेडियंट और डेरिवेटिव ऑफ u इज डिफाइंड एज, ये देखें ग्रेड ऑफ u लिखा हुआ है, जैसे ऊपर लिखा हुआ था ग्रेड ऑफ फाइव, ये ग्रेड ऑफ फाइव था, पिछली साइड पे भी था, इनवर्ट लिखा था, यहाँ पे ऐसे लिखा है। ये बनता है डेल टेंसर u, इसकी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है जी, अगर आपके दिमाग में आ गया अब ये क्या आ गया बीच में, यहाँ पे यू ही लेने देते, ओ भाई फिर इधर और इधर फर्क कोई रह जाता, वो तो आपके पास स्केलर है। और यहाँ पे देख लें ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर्स के दरमियान कुछ ना कुछ तो होता है, या डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब ये टेंसर प्रोडक्ट है, ये टेंसर प्रोडक्ट है, ये आपके पास जो चीज आ रही है ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर फील्ड आ रही है। ठीक है जी, ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर फील्ड आ रही है। अब मैंने पहले क्या बताया था आपको, अब यहाँ देखें पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ है, मैं वापस नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। मैंने कहा था ग्रेड का जो बेसिस वेक्टर है ना, ग्रेड उसके ऊपर नहीं एक्ट करता, या डेल का जो बेसिस वेक्टर है करली बाय करली एक्स आई उस पर नहीं एक्ट करता, फाइव पे एक्ट करता है। इस तरह अब ये यू पे एक्ट करेगा, इसको इधर देखें, ये यू पे एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया, ये यू पे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे करली बाय करली एक्स क्यू, ये तो आपके पास कंपोनेंट है डेल का, और ये था डेल का बेसिस वेक्टर, ये डेल का बेसिस वेक्टर था। ठीक है,
अगर ये कंफ्यूजन हो रही है ना, तो पिछली स्लाइड पे जाकर देख लें, मैं नहीं जा सकता। उस पे डेल क्या लिखा था आपने? आपने लिखा था करली बाय करली एक्स आई ई आई, याद आया? करली बाय करली एक्स आई ई आई, यहाँ पे क्यू क्यू लिख दिया, कोई मसला नहीं, आपने आई आई करना है, आई आई कर ले। तो लेकिन मेन चीज है कि इसके ऊपर ऑपरेट नहीं हो रहा, यू पे ऑपरेट होगा। और यू किसके बराबर होता है? यूपीईपी। ये मैं फिर वही बात करूंगा, यहाँ पे समेशन है, मेहरबानी करके इसको क्यू मत लीजिएगा, क्यू मत लीजिएगा, डिफरेंट इंडिसेस लें ताकि पता लगे ये अलग समेशन है, ये अलग समेशन है। अब असल चीज आई, असल चीज ये है कि यूपी का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ईपी का नहीं। क्यों सेपरेट हो गया? अब ईपी तो कांस्टेंट है, आपको पता ही है, या 100 होता है, या 010 होता है, या 001 होता है, वो तो कांस्टेंट वेक्टर है, इस पे नहीं ऑपरेट होगा। तो ये डेफिनेशन बनती है, ग्रेड ऑफ यू की डेफिनेशन ये बनती है, यानी कि डेरिवेटिव आपने लेना है कंपोनेंट ऑफ यू का, साथ वही जो वेक्टर यू है उसका बेसिस वेक्टर है। यहाँ पे करली बाय करली एक्स क्यू कंपोनेंट है डेल का, और यहाँ पे जो ई क्यू है ये बेसिस वेक्टर किसका है? डेल का। ये चीज आपके पास बनती है, और इसको मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ये देखें यूपी ईपी, ये है ना, ये देखें छोटा गोला ब्लैक वाला ए यू, और ये जो आपके पास रेड अलर्ट है इसके अंदर क्या है? करली बाय करली एक्स क्यू ई क्यू, ये क्या है? डेल ए डेल। तो डेल टेंसर यू इसके बराबर है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लें, ग्रेड ऑफ यू डेल टेंसर यू है, इसके बराबर है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई यहाँ पे तो ये टेंसर प्रोडक्ट जो था इसके बाद यू आ रहा था, और यहाँ पे देख लें यू पहले आ गया। मेन चीज है कि आपने डेरिवेटिव यू का लेना है, आपने ग्रेडियंट यू का लेना है, लेकिन यू यहाँ पे आपके पास स्केलर नहीं है, यहाँ पे आपके पास वेक्टर है। तो यहाँ पे देख लें, यू का जो कंपोनेंट है उसी का ही डेरिवेटिव लिया जाएगा। जब उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो जो डेल ऑपरेटर है उसका जो कंपोनेंट है करली बाय करली एक्स क्यू है, और जो आपके पास डेल ऑपरेटर का बेसिस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला जो है बिल्कुल जो उसके साथ लिखा हुआ है ये यू का ही बेसिस वेक्टर है। तो ये डेफिनेशन बनती है आपके पास किसकी? ग्रेड ऑफ यू की, डेल टेंसर यू की, ग्रेड ऑफ वेक्टर फील्ड की। अब देखें एहतियातन मैंने दोबारा ग्रेड ऑफ 5 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ भी ऐसे हुआ था कि आपके पास करली बाय करली एक्स आई एक्ट कर रहा था 5 पे, बेसिस वेक्टर पे नहीं कर रहा था। इसी तरह से यहाँ पे करली बाय करली एक्स क्यू एक्ट कर रहा है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पे, बेसिस पे नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लें यही सारी चीज, ये ब्लैक में जो है ये है जी डेल, यहाँ पे फाई, लेकिन यहाँ पे देख लें फाई अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पे बाहर है, लेकिन मतलब एक ही है। सिमिलरली यहाँ पे लगता है यू बाहर है, यहाँ पे अंदर घुसा हुआ है, लेकिन मतलब वही है। उम्मीद है कि ये पता लग गया होगा। इसको ना दोबारा वॉच करें और इसको बार बार देखें। डेल टेंसर यू यानी कि ग्रेड ऑफ यू या ग्रेड ऑफ द वेक्टर फील्ड इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये तरीका है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जरा दोबारा देखें इसको, ये ग्रेड ऑफ यू था, ये डेल टेंसर यू था, और उसके बाद मैंने कहा था जो यू का कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव लेना है। आईथ कंपोनेंट जो यू का है उसका डेरिवेटिव लिया गया, और करली बाय करली एक्स ये क्या है? जेथ कंपोनेंट ऑफ डेल। उसके बाद जो आपके पास वेक्टर था यू, ये उसका बेसिस वेक्टर है, और जो ईजे था ये बेसिस वेक्टर बनता है डेल का। ये हो गया। अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी इसकी? देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में आप याद करें, जब आप टेंसर लिखते थे टी आई जे ई आई टेंसर ई जे, तो यहाँ पे T11 T12 T13 जो कंपोनेंट्स है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते थे। यहाँ भी कंपोनेंट्स की मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स ये बनते हैं करली यू आई ओवर करली एक्स जे। ऊपर वाला रो इंडिकेट करेगा, नीचे वाला कॉलम इंडिकेट करेगा। तो ले जी शुरू करें। ये है जी करली यू आई बाई करली एक्स जे, और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म ये बनती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आ गया। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ गया। मतलब तो वही है। यहां पे देख लें, जब ये आपके पास आई जे एंट्री है तो कोई कहे जी 1 1 एंट्री क्या होगी? करली यू वन बाय करली एक्स वन, ये है। अब आपको कोई कहता है जी कि ये आई जे आपके पास एंट्री है, तो 2 3 एंट्री क्या होगी? 2 3 करली यू टू बाय करली एक्स थ्री, ये होगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। इसके 9 कंपोनेंट्स हैं, बनते भी 9 कंपोनेंट्स ही हैं, और ये भी कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। अब जरा इस पे तवज्जो दें, आपको पता है ये ट्रेस है, सिंपल करेंगे ये मैट्रिक्स है इसकी ट्रेस है, लेकिन असल में ये ट्रेस किसकी होगी? ये ग्रेडियंट की ट्रेस है, ये ग्रेडियंट की ट्रेस है, यानी कि डेल टेंसर यू इसकी ट्रेस है, यानी कि इसकी ट्रेस है। ये वही वाली चीज है, ये देखें डेल टेंसर यू की जगह ये लिखा हुआ है,
ये चीज आ गई। अब ट्रेस तो करती है टेंसर प्रोडक्ट पे, तो करली यू है करली एक्स से बाहर निकालें और ट्रेस टेंसर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्रॉनिकल डेल्टा है, और क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो तब होता है जब जे आई के बराबर है, तो ये चीज बन गई। अब ये क्या चीज है, इस पे 1 1 करें तो ये चीज, इसको 2 2 करें तो ये चीज, 3 3 करें तो ये चीज, और ये डेल डॉट यू है विच इज डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर यानी कि जब ट्रेस लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर की तो वो बन जाता है डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। और आप कहेंगे सर ये क्या लंबा चौड़ा कर दिया। देखिए मैंने भी कहा था कि हम भी फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं तो जो समझ आता है कराते हैं, बाद में शॉर्टकट्स भी आते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इधर ही अगर देख लें टेंसर प्रोडक्ट को अगर आप कर दें डॉट प्रोडक्ट तो ये आता है, ये लें। इधर ही टेंसर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब ट्रेस जो आपको पता है कि टेंसर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो ये आता है। ठीक है जी, तो ये बन गया जी डाइवर्जेंस ऑफ यू। ये आपने पहले पढ़ा हुआ था इसलिए लिंक किया जरा, ये आपने पहले पढ़ा हुआ था। आगे चलते हैं। ट्रेस ऑफ ग्रेड ऑफ यू आपके पास आता है डेल डॉट यू, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ यू या डिव ऑफ यू कर दें। मतलब यही है, जब डेल डॉट यू है तो डेल के तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, करली बाय करली x1, करली बाय करली x2, करली बाय करली x3, डॉट ले लें इसके साथ। तो यही है, फर्स्ट कंपोनेंट विद द फर्स्ट ये वाला, प्लस सेकंड विद द सेकंड ये वाला, थर्ड विद द थर्ड ये। तो ये आपके पास स्केलर फील्ड आती है, ये आपके पास स्केलर फील्ड आती है। और वैसे आपने देख लिया था ये ट्रेस थी, आपने मैट्रिक्स फॉर्म से भी देखा था, ट्रेस ही आती है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। ये डायगोनल एंट्रीज ही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इनको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा जो वेक्टर फील्ड आपके पास है कुड बी अ फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बिल्कुल यही हो सकते हैं जैसे अपने स्केलर फील्ड को कहा था भाई, टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, मास। तो इसी तरह से जो वेक्टर फील्ड है फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो सकते हैं। ग्रेड फाई इसके बराबर आपने पढ़ लिया, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वेक्टर है, यहां से नजर आ रहा है। ठीक है जी, जब वेक्टर है तो ये कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 है। ये देखें इसका कंपोनेंट है, इसमें एक इंडेक्स आ रहा है, फ्री इंडेक्स की बात कर रहा हूं। अब ये ना हो जाए कि भाई ये तो डमी इंडेक्स है, ये तो समीशन है, सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, उसमें देख लें एक ही फ्री इंडेक्स है, तो ये आपके पास आ गया कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। अब ग्रेड ऑफ यू देखें, इसके बराबर था, इसके बराबर था। ये है जी कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। इसका कंपोनेंट देखें, इसमें दो आपके पास इंडिसेस आ रहे हैं आई और जे, और दोनों के दोनों फ्री हैं। इसको छोड़ के देखें, बेसिस को छोड़ के, ठीक हो गया, ये है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। अब इंपॉर्टेंट चीज वो कहता है ऑर्डर इज इंक्रीज्ड बाय 1 व्हेन ग्रेडियंट इज ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर। कैसे कह सकते हैं ये, कैसे कह सकते हैं? देखें स्केलर आपके पास है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, जब आपने ग्रेड लगाया तो आपके पास बन गया कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। अब दोबारा पढ़ें इसको, कहता है ऑर्डर इज इंक्रीज्ड बाय 1 व्हेन ग्रेडियंट इज ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर। यानी कि ये था आपके पास जो स्केलर था कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 था, ग्रेड लगाया तो बन गया कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। तो डेफिनेटली ऑर्डर तो बढ़ गया फिर बाय 1 व्हेन ग्रेडियंट इज ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर। लेकिन एंड अ वेक्टर फील्ड यहाँ पे लिखा है, जिसने कहा है कि इज इंक्रीज बाय 1 ग्रेडियंट इज ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर। अब ये जो लिखा है ना एंड अ वेक्टर फील्ड, हाँ जी बिल्कुल ये ठीक बात की गई है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर इज इंक्रीज बाय 1 व्हेन ग्रेडियंट इज ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वेक्टर के लिए भी ट्रू है। वेक्टर के ऊपर भी जब ग्रेड लगता है तो ऑर्डर एक बढ़ जाता है। ये देखें यहाँ पे वेक्टर होता है आपके पास कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, और जब उसका हम ग्रेड लेते हैं तो ये शक्ल बन जाती है, और ये है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ये तो आपको पता ही है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। ग्रेड आपने लिया था वेक्टर का, वेक्टर है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, और जब ग्रेड लगाया वेक्टर के ऊपर तो ये नई चीज जो आई है दैट इज अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी किसी चीज पे ग्रेड लगता है तो उसका ऑर्डर इंक्रीज होता है बाय 1। रीजन, फाई था कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, ग्रेड लगा तो बन गया वेक्टर, और वेक्टर है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। और वेक्टर खुद था कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, जब ग्रेड लगा तो बन गया कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि ऑर्डर इज इंक्रीज्ड बाय 1 व्हेन ग्रेडियंट इज ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर एंड अ वेक्टर फील्ड। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि पता लग गया होगा। बट लो जी बट साहब आ गए। बट साहब क्या कहते हैं? बट साहब कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ यू डिक्रीजेस द ऑर्डर ऑफ यू बाय 1। कि डाइवर्जेंस जो आपके पास है वो डिक्रीज करती है ऑर्डर ऑफ यू बाय 1। भाई डाइवर्जेंस ये है, और u आपके पास क्या था? कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, यही था ना। u क्या होता है? ui ei, मैं जुबानी बोल रहा हूँ तो टिप्स होना चाहिए। ui ei होता है यानी कि u1 e1 प्लस u2 e2 प्लस u3 e3। लेकिन जब डेल डॉट u लिया तो अब यहाँ पे देख लें, ये तो स्केलर है, स्केलर है, इसका मतलब कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 बन गया कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, यानी कि स्केलर बन गया, वो भी डाइवर्जेंस लगाने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ u डिक्रीजेस द ऑर्डर ऑफ u बाय 1। जब डाइवर्जेंस लेते हैं वेक्टर की तो उससे उसका एक ऑर्डर कम हो जाता है, क्योंकि वेक्टर स्केलर बन जाता है। उम्मीद है ये सारा समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ तक ही है ये लेक्चर, आगे चलते हैं।
बिल्कुल सही। कोई क्वेश्चन हुए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये लें जी, मैं तो हर दफ़ा हैप्पी हेडिंग करता हूँ विद कीपिंग इन माइंड कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये इस तरह से लेक्चर नंबर 11 एंड हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 12 में। अल्लाह हाफ़िज़।